मंच पर उपस्थित श्री विवेक जी केरकर जी, श्री संजय मलावलकर जी, श्री महेश करगांवकर जी और इस स्मृति सभा में उपस्थित मनोहर पर्रिकर जी के अभिमानी वृंद, भाई और बहनों, एक महीने पहले मैं बेंगलुरु के एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री को विजिट किया। कंपनी का नाम है एसएसएस डिफेंस। इस कंपनी को भारत के आर्मी के लिए, भारत के आर्म्ड फोर्सेस के लिए मेड इन इंडिया मशीन गन्स, मेड इन इंडिया राइफल्स, मेड इन इंडिया पिस्तौल्स बनाने का एक मौका मिला था। मैं उस फैक्ट्री को विजिट करने के लिए गया और फैक्ट्री परिवीक्षण करने के बाद वहां के जो फैक्ट्री के फाउंडर थे उन्होंने मुझे बोला कि यही अपना टेस्टिंग रेंज है, फायरिंग रेंज है, आप वहां आइए और अपने 3 फ्लैगशिप जो राइफल्स है इसको आप एक बार फायर करके टेस्ट कीजिए। तो स्वाभाविक रूप से बहुत उत्साह के साथ मैं वहां गया और एक के बाद एक तीनों राइफल्स का मैंने प्रयोग किया। पहला था M72, दूसरा था छोटा पिस्तौल G72 और तीसरा बड़ा राइफल था P72। तो मैं इससे पहले भी जब मैं एनसीसी में था तब से मैं फायरिंग कर रहा हूं, तो उसके अनुभव से ये तीनों राइफल्स के जो रिकॉइलिंग होता है वो बहुत कम था और एकदम एक्यूरेट था। बहुत गर्व के साथ मैं उनसे पूछा, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आपने बनवाए हैं, और ये नॉमेनक्लेचर का बारे में मुझे बताइए, क्या है ये M72, P72? तो तुरंत उन्होंने जवाब दिया, जिन व्यक्ति के कारण से ये भारत में बना उनके गौरव में हम रखे हैं MGP, माने मनोहर 72, गोपाल कृष्ण 72, पर्रिकर 72। स्वाभाविक से मैं उनके दूसरी प्रश्न पूछा, ये 72 का मतलब क्या है? उन्होंने मुझे बोला, ये मैं आपके इमेजिनेशन को छोड़ता हूं, मैं आपको इमेजिनेशन को छोड़ रहा हूं, ये 72 किसके लिए दे रहे हैं ये लोग? शायद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसको गोली मारते हैं उनके लिए भारत के आर्मी से गिफ्ट मिल रहा है 72। This just happened 1 month ago. And the founder of this factory told me that in the brief 27-28 months that Manohar Parrikar was the defense minister of the country, the overhaul that he gave to
the defense ministry, the defense procurement mechanism, the purchase of arms and ammunitions for the country, set a new chart, a new course for India's defense modernization. मनोहर पर्रिकर जी को आप सबसे ज्यादा कौन जान सकता है? भारत को मनोहर जी माननीय रक्षा मंत्री हो सकता है, गोवा के 4 बार के मुख्यमंत्री हो सकता है, गोवा के मॉडर्नाइजेशन हो या भारत के आर्म फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन, दोनों के पितामह हो सकता है, पर आप सबको वो भाई थे। और आज भी जब मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ता से जब बात करता हूं, जिस आत्मीयता से, जिस गर्व से, जिस अभिमान से वो उनके बारे में बात करते हैं, मैं तो मेरे राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में बहुत ही कम नेताओं को देखा हूं जो जाने के बाद भी इतनी बड़ी मात्रा में प्रेम और आदर को बचा के रखे। दिस इज वॉट इज द लेगेसी ऑफ मनोहर। साथियों, मनोहर पर्रिकर जी के भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में उनके कंट्रीब्यूशन को अगर हमें समझना है तो हमें वो रक्षा मंत्री बनने से पहले 10 साल तक भारत के डिफेंस इकोसिस्टम कैसा था, इसके बारे में 1-2 मिनट हमें समझना होगा। बिकॉज द 10 years of the UPA had virtually crippled India's defense procurement and policy. और 10 साल एक राजनीतिक जीवन में, पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, एक नेशनल लाइफ में 10 साल बहुत लंबी होती है, क्योंकि उस 10 साल में जियो पॉलिटिकल चेंजेस, जियो स्ट्रैटेजिक चेंजेस, कई सारे डेवलपमेंट्स होते हैं। Just 3 or 4 important things that will make us realize the depth of policy paralysis that afflicted the Indian defense system. पूरे MOD इतना stubbornness में था, एक प्रकार के आलसी एटीट्यूड वहां आ गया था, एक प्रकार के जो इंग्लिश में हम इनर्शिया बोलते हैं, तामसिक था। इस प्रकार के तामसिक वातावरण पूरे डिफेंस प्रोक्योरमेंट में, डिफेंस मिनिस्ट्री के वर्किंग कल्चर में आ गया था। 2015 में देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करते देश के पार्लियामेंट में, जो भारत के डिफेंस प्रिपेयर्डनेस के बारे में और भारत के अम्यूनिशन मैनेजमेंट के बारे में एक स्केलिंग रिपोर्ट प्रेजेंट होता है। क्या था इस रिपोर्ट में? भारत के आर्म फोर्सेस को एक WWR मतलब वॉर वेस्टेज रिजर्व मेंटेन करना पड़ता है, और वॉर वेस्टेज रिजर्व का एक रूल है कि कम से कम 40 दिन की वॉर करने के लिए, युद्ध करने के लिए जितने हथियारों का आवश्यकता है, 40 दिन की हथियारों का कम से कम देश के पास एक स्टोरेज होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड द वॉर वेस्टेज रिजर्व। वॉर वेस्टेज रिजर्व 40 दिन का छोड़िए, जिसका एक मिनिमम एक्सेप्टेबल रिस्क लेवल MARL बोलते हैं,
आर्मी के टर्मिनोलॉजी में, मतलब 20 दिन के आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का स्टोरेज, वो 20 दिन का भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन स्टोरेज भारत के पास नहीं था, इवन फॉर 20 डेज। शॉर्टेज की एक्सटेंट क्या था, मैं सीधा सीएजी रिपोर्ट से पढ़ रहा हूं। Out of the 152 types of ammunition considered critical by the army, less than 20% had satisfactory stocks. Less than 20% of the 152 types of ammunition needed for the country, less than 20% had sufficient stocks. 61 types of critical ammunition were stocked for just about 10 days of war. The shortage was particularly severe for armored fighting vehicle, tanks, ammunitions and artillery shells, most critical for conventional land battle. Many artillery shells were not operationally ready because they lacked fuses. और यही सीएजी रिपोर्ट में कारण भी बताया गया कि ऐसे स्थिति आने के लिए कारण क्या है। Orders for imported ammunition were not finalized on time, inordinately delayed, were not placed in sufficient numbers, procedural irregularities, inadequate planning and coordination in procurement and supply chain. तो इन सभी के वजह से अपने पास सिर्फ 10 दिन के वॉर वेस्टेज रिजर्व था और उसके कारण पूरे भारत के सशस्त्र पड़े के, सशस्त्र फोर्सेस के ट्रेनिंग के ऊपर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। हाउ विल यू ट्रेन इफ यू डोंट हैव आर्म्स एंड एम्यूनिशंस? तो सीएजी रिपोर्ट ये भी उल्लेख करते हैं, बिकॉज ऑफ शॉर्टेजेस ट्रेनिंग एम्यूनिशन स्टॉक्स वर ऑल्सो हेवीली रिस्ट्रिक्टेड, इन मेनी केसेस restricted to 25% or 100% less than required, affecting combat readiness and sharpening of skills of soldiers. This was the legacy that UPA had left behind, and this was the mess that Manohar Parrikar had to address. और ऐसा नहीं था कि मनोहर जी के पास इससे पहले डिफेंस मिनिस्ट्री में काम किया हुआ अनुभव था, ना उनके पास पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस के चेयरमैन के रूप में काम करने का ना मौका था। गोवा जैसे एक छोटे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किए थे, और गोवा कितना छोटा है इसका अनुभव जब मैं मेरे संसदीय क्षेत्र को कंपेयर करता हूं तब मुझे लगता है। मेरे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख मतदाता है, पूरे बेंगलुरु के चारों लोकसभा अगर हम मिला दें तो बेंगलुरु के पॉपुलेशन कम से कम 1 करोड़ से ऊपर है। और मोदी जी ने ऐसे व्यक्ति को देश के रक्षा मंत्री का दायित्व दिए जो 15 लाख पॉपुलेशन के एक छोटे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे।
I many times wonder what are the great qualities that sets apart a great leader. And one of the great traits of any exceptional leader is to identify the latent talent in an individual, read the person properly, understand his limitations and strength, and give him the work that he is capable of delivering. वो मोदी जी में भी वही गुण था और मनोहर जी में भी वही गुण था। इसलिए जब मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनने के बाद यहां गोवा आए, उसी वक्त मनोहर जी को मोदी जी ने देश के रक्षा मंत्री बनने के लिए आह्वान दिए। Because the Prime Minister knew that any less of a person than Manohar Parrikar could not have cleaned up the gargantuan mess that the UPA had left behind. It needed a man with three qualities, which is very rare to find in public life. Very, very rare to find in public life. What were the three qualities? आप लोग बहुत नजदीकी से इसको देखे हैं in action. But the country then was in need of these qualities at a national level. डिफेंस मिनिस्ट्री इस प्रकार का एक मिनिस्ट्री है जहां प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी बहुत होता है और उसी प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते करते लोग थक जाते हैं और उसी प्रोसीजरल नेविगेशन में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, स्कैम्स होते हैं, स्कैंडल्स होते हैं। और 10 साल भारत को यूपीए के नेतृत्व में ऐसे डिफेंस मिनिस्टर मिले थे जो ईमानदारी को दिखाने के चक्कर में कुछ काम ही नहीं किए थे। If you take a decision, then you will be liable for question. If you don't take any decision, then nobody can accuse you of anything. This was how 10 years were spent, warming the bench. So 3 exceptional qualities were needed in India's defense minister in 2014-2015. One, he had to be decisive. डिसीजन लेने के लिए हिम्मत होनी चाहिए था। जिस आदमी में वो करेज ऑफ कन्विक्शन हो, उसी आदमी बड़े बड़े डिसीजंस ले सकते थे। तो दिस वाज वन क्वालिटी। दूसरी क्वालिटी, किस प्रकार का डिसीजन लेना है, वो इंटेलिजेंस और विजन होना बहुत जरूरी था। यू कैनॉट हैव समबडी विथ बोल्डनेस एंड करेज if he also does not possess intelligence, maturity and the vision of taking the right decisions. ये दोनों साथ में चाहिए। और तीसरा और सबसे बड़ा क्वालिटी, unimpeachable integrity. Unimpeachable integrity. These 3 qualities, decisiveness, the intelligence to take the right decisions and unimpeachable integrity, ये तीनों क्वालिटीज मनोहर पर्रिकर जी में थे और देश की इन तीनों क्वालिटीज की जरूरत है। And in just 27 months as the Raksha Mantri, Manohar ji charted a new path, a new course for India's defense.
लगभग 50 साल से ओआरओपी का मामला पेंडिंग था। सिंगल मैन कमीशन, मल्टीपल मैन कमीशन, कमिटीज, मल्टीपल कमिटी, स्टैंडिंग कमिटी रिपोर्ट्स, ये आती थी जाती थी, बट समस्या का समाधान नहीं था। The very first thing that Manohar Parrikar ji did after assuming the charge of the Defence Ministry was to give a solution to a 45-year-old problem. The OROP was settled because of his insight. देश के करोड़ों वेटरन्स को एक न्यायपूर्वक तरीके से उनको पेंशन्स मिला, एंड समस्या इतना जटिल था एंड बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, उन सबको साथ में लेकर कम से कम समय में मनोहर जी ने इसको समाधान किया। बट देयर वाज अनदर वेरी बिग चैलेंज that he had to confront with, and that was the procurement of the multi-range aircrafts, MMRS. 2007 में इसका पहला नेगोशिएशन शुरू हुआ था, but even in 2015 there was no clarity. There was no clarity on where that would go. फ्रेंच के साथ नेगोशिएशन चल ही रहा था रफाल को खरीदने के लिए, बट द होल प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाज सो कन्वोल्यूटेड फ्रॉम द बिगिनिंग दैट इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू परचेज द रफेल फ्लाइट्स और द एयरक्राफ्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज अर्लियर नेगोशिएटेड बाय द यूपीए। लगभग एक साल उसको ठीक करने के प्रयास करने के बाद मनोहर जी अंडरस्टूड दैट देयर इज नो वे दैट इंडिया कैन अचीव व्हाट इट वांट्स टू इफ इट कंटिन्यूज विद द सेम नेगोशिएशंस अंडर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। इट नीडेड अ न्यू अप्रोच, अ बोल्ड अप्रोच. With the political consent of the Prime Minister, Manohar ji embarked on a new decision to scrap the old contract and buy off the shelves 36 Rafale aircrafts negotiated at a much better price and a much better quality of aircrafts for India. मैं नितिन गोखले जी से बात कर रहा था और एक रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए एक जानकार से, when this Rafale negotiations were going on, कोई पत्रकार ने मनोहर जी से पूछे, सर आप इतना देर क्यों कर रहे हैं नेगोशिएशंस को कंप्लीट करने के लिए? तो मनोहर जी apparently had replied to that reporter, आप इसका चिंता छोड़ दो, जो डील हमें मिलेगा वो सबसे बड़ा डील मिलेगा। मैं तो शॉपकीपर का बेटा हूं, मैं जानता हूं सबसे अच्छा डील कैसे पकड़ना है, कब पकड़ना है। So the aircrafts that India purchased, they were very different from the aircrafts that the UPA had negotiated. There were many India-specific modifications that were made to the aircraft. And again, the best part was, the remaining of the aircrafts had to be manufactured with an offset partner in India.
This is something that Manohar Parrikar ji got for India. Why was this so necessary? Because the MiG fleet had completely extended its lifespan, had completed its utility. MiGs were considered to be flying coffins. ट्रेनिंग सॉर्टीज में भी उसके क्रैशेस होते थे और लगभग 10 साल तक यूपीए इसको नेग्लेक्ट किए थे। नेगोशिएशंस पूरे कन्वोल्यूटेड हो चुके थे एंड द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एंड इंडिया एयरफोर्स इन पर्टिकुलर was facing its most difficult challenge because of not having an MMRA aircraft. In just 28 months, Parrikar ji tried to address the defense problem of India in a multitude of ways. एक तरफ OROP कंप्लीट हुआ, दूसरी तरफ रफाल का नेगोशिएशन चल रहा था। उसके बीच उरी में अटैक हो गया। It was the very first terrorist attack that the Modi government had to face of that scale. It was a litmus test for the political leadership. But what a great leader, supported by an able defense minister, can do. The country saw when for the first time in independent India's history, the Modi government took the bold decision of not merely reacting, but to cross the border and conduct a surgical strike for the first time. सर्जिकल स्ट्राइक से क्या हुआ? Numbers say that 65 to 70 terrorists were neutralized. बट वो तो मेरे हिसाब से सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है। बट व्हाट द कंट्री अचीव्ड was there was a change in the country's culture. 10 साल तक इस देश में महीने में 3 या 4 बार टेररिस्ट अटैक होते थे। आप सबको अभी भी याद होगा जब हम रेलवे स्टेशन जाते थे, एयरपोर्ट जाते थे, बस स्टैंड जाते थे, अनाउंसमेंट होता था, इफ यू फाइंड अ बैग अनअटेंडेड प्लीज रिपोर्ट इट। न्यूज़पेपर्स में हफ्ते में एक बार अहमदाबाद के, कोयम्बतूर के, बैंगलोर के, दिल्ली के, गुवाहाटी के, देश के हर कोने से एक टेररिस्ट अटैक का एक न्यूज आता था। हम एक प्रकार से यूज्ड टू हो गए थे। एक प्रकार से हमको ऐसा लगा कि अपने नेबरहुड के कॉम्प्लेक्सिटी में इस प्रकार का टेररिस्ट अटैक होना स्वाभाविक है। एंड दिस वॉज एक्चुअली द नैरेटिव दैट द गवर्नमेंट हैड ऑल्सो टोल्ड। बट सर्जिकल स्ट्राइक उरी के बाद होने से पहली बार पूरे देश में एक कल्चरल चेंज हुआ, पूरे देश में एक परिवर्तन हुआ दैट इफ यू अटैक अस, हम आपके घर के अंदर घुसकर मारेंगे। ये भारत नया था। दिस वॉज द कल्चरल चेंज दैट मनोहर पर्रिकर जी विथ नरेंद्र मोदीज आयरन विल एग्जीक्यूटेड फॉर द कंट्री। ये इंटैंजिबल कल्चरल चेंज को हम नंबर्स में दाखिल नहीं कर पा सकते,
because that change in culture is what continued into the Balakot airstrike. It was the same culture that changed with the first surgical strike that led to the successful Operation Sindoor. So वही ओमकार था जिसका मनोहर पर्रिकर जी ने उरी के बाद डाले. That is the new strategic doctrine of the country. बिपिन रावत जी उनके एक भाषण में कहे, when they were preparing for the surgical strike, बिपिन रावत जी को एक फोन आता है. The operator gives him the phone and says, Raksha Mantri ji is on the line. So Bipin Rawat ji picks the call up. And Manohar ji tells him, I know you are going into this operation. If everything goes well, the glory will be yours and your men's. If anything goes wrong, which I know it will not, then the blame will be fully mine. All the very best. And even before Bipin Rawat ji could complete or come up with a response, the call had ended. But Bipin Rawat ji recollects this in an interview. वो बोलते हैं, this is all that the Indian armed forces needed and was waiting for from 70 years. हम बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस को देखे हैं जो जब सब ठीक होता है तब कैमरा के सामने आकर क्रेडिट लेते हैं. अगर किसी गलती हुई तो दूसरों को स्केपगोट कर देते हैं. ये एक प्रकार से ट्रेडिशन बन गया था देश में. बट हियर वॉज अ लीडर ऑफ सच रेरिटी who calls up the general leading this and says, if everything goes well, the credit is yours. If anything goes wrong, the blame is mine. That is leadership in action. Satyo, the memory of the Operation Sindoor is very ripe in all of our memories. Let me tell you something. If the country did not have the combination of Narendra Modi as Prime Minister and Manohar Parrikar as Defence Minister, albeit for the brief 28-month period, India could not have responded the way it responded to in Operation Sindoor. तीन चीज मैं आपको स्पेसिफिकली बताता हूं क्यों ऐसा है. There were three very important mechanisms that were used in Operation Sindoor. आप सब जानते हैं जब हमने रिटेलिएट किए और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में और प्रॉपर पाकिस्तान में जो टेररिस्ट के कैंप्स थे अबोटाबाद में, बाकी में, which we neutralized. It was done with the help of our Rafale aircrafts. If Manohar Parrikar ji had not procured them for us, then we would not have had the ability to stay within Indian territory and launch missiles that would travel that far deep into proper Pakistan and neutralize terrorists.
दिस वॉज द फर्स्ट थिंग. ये अटैक होने के तुरंत बाद हजारों संख्या में टर्किश मेड ड्रोन्स एंड चीप चाइनीज ड्रोन्स को पाकिस्तान ने हजारों संख्या में भारत के सामने हमला कर दिया. There were two major defense systems that protected India, and protected to what an extent that even if they launched thousands of such drones, not one single drone landed or hurt India anywhere. Not one. It was because India procured, thanks to this great man's vision, the S-400 air defense missiles from Russia. Second, the SA Pichora anti-air defense system had also expended its life. The moment Manohar Parrikar ji became the defense minister, he initiated a program in partnership with some Russian firms and again a firm from Bangalore called Alpha Defense Systems, to somehow extend the life of these SA Pichora air defense systems by another few years up to 2030. And because of this and the Akash air defense systems and the S-400s, India had its own version of the Israeli Iron Dome. And this Sudarshan Chakra that Narendra Modi and Manohar Parrikar built for India in just 28 months ensured that not a single drone from Pakistan came inside Indian territory. All of this he did in 28 months, of which every weekend he was in Goa. But the biggest achievement is yet to come. जब मैं राफेल के बारे में बोले, OROP के बारे में बोले, S-400, SA Pichora, Rafale, you will wonder what more is there. But the root cause of India's defense procurement problem was how our defense procurement procedure was. मनोहर जी के कैरेक्टर में एक क्वालिटी था जो आप लोग मुख्यमंत्री के दौरान यहां उनके काम में देखे हैं और पूरे देश उनके डिफेंस मिनिस्ट्री के संदर्भ में पूरे देश को देखने का मौका मिला. He was a problem solver who did not address a problem at a superficial level. He addressed the problem at the fundamental level. भारत के पॉलिटिक्स में, विशेष रूप में कांग्रेस के कल्चर ऑफ पॉलिटिक्स में, हम हर प्रकार के प्रॉब्लम्स को टेम्पोररी बैंडेड लगाने का एक कल्चर हम देखे हैं. हम रोड्स ठीक से नहीं बनवाते हैं, पर साल में 3 बार पॉटहोल्स डालते हैं, उसमें वो पॉटहोल का काम करते हैं. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल, बट दिस हैड प्रीटी मच बिकम द गवर्नेंस कल्चर फॉर एवरीथिंग इन इंडिया. We never went to the core of the issue, the core of the problem. That is where Parrikar ji was different. He understood that the fundamental reason why India is struggling to strengthen and modernize its defense is because of the flawed
defense procurement policy. The moment he came into office, along with all of these things, he started authoring a new DPP for India. What was this new DPP? डिफेंस मिनिस्ट्री नए हथियार को कैसे खरीदना है, इसका एक नया पॉलिसी मनोहर जी ने पूरे देश को दिए. And the heart of the new DPP 2016 that he authored, the heart of it was this concept called IDDM. क्या है IDDM? Indigenously developed, indigenously designed, developed, manufactured systems. IDDM. This was the heart of the Modi Manohar DPP of 2016. Again, I will take your attention back to some numbers to explain to you the magnitude of the change that this new DPP brought to the country. से पहले भारत के पूरे डिफेंस इकोसिस्टम कंप्लीटली इंपोर्ट डिपेंडेंट थे. छोटे हथियार से लेकर बड़े बड़े गन्स और मिसाइल्स तक, और उन मिसाइल्स और एयरक्राफ्ट्स के स्पेयर पार्ट्स तक हम विदेश से इंपोर्ट करते थे. मोदी जी और मनोहर जी decided to address this in the most comprehensive level. And that was how this vision of IDDM was born. 2014 से पहले the indigenous defense production was 46,000 crores. And the exports, जो छोटे मोटे एक्सपोर्ट हम करते थे, वो 686 करोड़ रुपीस का था खाली. For a country of our size, a country of 1.5 billion people, our total defense exports was all of 686 crore rupees. 2016 में Manohar ji brought the DPP 2016, and the heart of it was the indigenously designed, developed, manufactured systems. And we gave a commitment to indigenous manufacturers that if you will develop and design and manufacture in India, the government of India will give priority and buy from you. The defense company that I mentioned earlier in the beginning of my speech, the SSS Defense, they also started their production after a 5-minute meeting in a lift with Manohar ji. The founder recollected this. He met Manohar ji in a program, in some conference. He ran to meet him. देश के रक्षा मंत्री है, स्वाभाविक रूप से सिक्योरिटी वक्यूरिटी उनको आने नहीं दिए. बट मनोहर जी बीइंग द मैन, ही सेड, अरे छोड़ दो उनको, कुछ बात करने के लिए आ रहे हैं. दे वेंट इनटू द लिफ्ट. ग्राउंड फ्लोर से 5th फ्लोर जाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट मैक्सिमम. वो 3-4 मिनट में जो बात हुई, दैट लेड द फाउंडेशन फॉर the SSS Defense manufacturing top of the line guns, because Manohar ji gave him that confidence. Go ahead, produce these weapons and we will buy it from you. This is just the instance of one company. But what has changed from 2013 to 2025? Indigenous production in 2014 was 46,000 crores.
Today it has crossed 1,50,000 crores. Our exports was 686 crores. Today our exports is at 24,622 crores. The reason why America or Israel or even to that matter Germany, China has developed so well in the manufacturing sector is because of what is called the military industrial complex. In India, it was almost non-existent. But today, for the first time, PSUs के साथ, सरकारी कंपनियों के साथ साथ आज देश में हजारों छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं, नए नए कंपनीज हैं, एमएसएमईज हैं, जो भारत के डिफेंस सेक्टर में ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को खड़ा करने में काम कर रहे हैं. दिस इज द बिगेस्ट लेगेसी ऑफ मनोहर पर्रिकर. इससे पहले 5 या 10 साल पहले जब वॉर्स होते थे वो दो आर्मीज के बीच में होता था. आजकल स्पेशली यूक्रेन रशिया के वॉर के बाद ये सब साइबर वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, ऐसे नए नए चीज आने के बाद द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉरफेयर हैज चेंज्ड. Today, war is not fought between two armies. It is not even two governments. It is between two nations. क्योंकि जितना हथियारों से वॉर होता है, वैसे ही इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी आजकल होता है. Therefore, a whole of the nation approach is needed. And in the coming years, the key differentiator between two countries is going to be how strong or how advanced we are when it comes to technology. और टेक्नोलॉजी सरकारी लैबोरेटरीज में आप नहीं कर सकते. टेक्नोलॉजीज का प्रोडक्शन, R&D का डिप्लॉयमेंट, वो रिसर्च का ट्रांसलेशनल एप्लीकेशन, ये आप सरकारी सिस्टम में ही करते हैं ऐसे सोच के आप जाए तो ये कभी संभव ही नहीं है. बट वॉट मनोहर पर्रिकर जी डिड फॉर द कंट्री was to allow for the first time private companies and private individuals to participate in strengthening the defense of the country. पहली बार एक नया मौका खुला गया. आज DRDO के माध्यम से आईडेक्स रूप से कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो छोटे छोटे 30-35 साल के आयु के युवा. I have met at least 20 different companies. The founders are 22 years old, 26 years old. IDEX से उनको फंडिंग मिला है. They are building some new drones. They are building new anti-drone softwares, surface-to-air defense systems, analytics, network-oriented warfare. They are working on all of these concepts. Before Manohar Parrikar, it would be next to impossible for a capable, talented youngster in India who wanted to contribute to India's defense. The only option was to join HAL, the only option was to join NAL, DRDO. इसके बाहर इकोसिस्टम ही नहीं था. But today, there are thousands of such companies that have been empowered to contribute to India's defense system. अगर आपके पास एक आइडिया है, एक लैपटॉप है, एक अच्छे टीम है और देश के लिए कुछ करने का आपके मन में कुछ ताकत है,
So the country is now opening arms for its youngsters to contribute to the country's defense and modernization. What a big paradigm cultural shift and policy shift this is. And because of this IDDM, the whole import-oriented defense ecosystem of India is reversed today. मैंने आपको बताया 10 साल कितना समय होता है. ये देश की लाइफ में 10 साल बहुत बड़ा काम होता है. And in just 27-28 months, the foundation that Parrikar ji laid, today 75% of defense capital budget is earmarked for domestic industry. 75%. 2014 से पहले, this was the number that we were importing. Today, this is the number that we are indigenously manufacturing. This is the ability of good political leadership. The other biggest challenge that India had was our over-dependence on a single source. Most of our import was from Russia. And for no country, एक ही देश से इतना खरीदना without diversification of supply chain, ये strategically ठीक नहीं होता है. The Modi-Manohar Parrikar combo changed even this. Today, India's defense import basket is not dependent on one nation, but it is so diversified that no country can call a blackmail for India. वो US हो या जो भी हो, they cannot hold India to blackmail, because that is the diversification of defense imports that the country achieved. These are extremely big things for a country, because it gave the country self-confidence, it gave the country strategic advantage, it gave the country ability to talk to whoever in its own terms. And all of this Manohar ji achieved in his short but very impactful tenure as Raksha Mantri. बड़ी लिस्ट है मेरे पास, अगर मैं इसको पढ़ता जाऊं तो कल शाम तक यही होगा. 28 months में मनोहर जी के जो अचीवमेंट्स हैं एज डिफेंस मिनिस्टर, इसको बताने के लिए आपको एक साप्ताहिक रखना पड़ेगा. LCA तेजस, मुझे अभी भी याद है 2019 में जब मैं जस्ट इलेक्ट हुआ था, one of the first delegations that come and met me was a delegation of employees from HAL. HAL was on the verge of closure. HAL के पास orders नहीं था. And the employees who are supposed to be contributing to the country's strategic प्रोटेक्शन, डिफेंस, एडवांटेज, वो नौकरी बचाने के चक्कर में थे. इमेजिन द डाउनफॉल. आर्म फोर्सेस के जो अपने सोल्जर्स थे बॉर्डर्स में, उनके पास ठीक प्रकार के बुलेट प्रूफ जैकेट्स नहीं था, शूज नहीं थे, ऑल वेदर जैकेट्स नहीं था. मुझे अभी भी याद है 2019-2020 में जब LCA तेजस के ऑर्डर कंप्लीट हुआ, एंड अगेन इट वाज ओनली बिकॉज ऑफ मनोहर पर्रिकर जी stubborn decisiveness. As a mark of tribute to him in the Aero India that took place in Bangalore,
I had the opportunity to do a sortie in LCA Tejas to thank Manohar Parrikar ji on behalf of the people of Bengaluru, because thousands of them are employees of HAL who are dependent on it. 48,000 crore rupees order was given to manufacture LCA Tejas. I mean, imagine the impact a man created in such a brief period of time. This also reminds me, last year, I will try to read this tweet that I had written. Just give me, last year जब Aero India हुआ, I had the opportunity to another sortie in another aircraft whose name you may have not heard of. The aircraft is called HTT-40. मैं ट्वीट जो मैं किया था उसको ऐसे ही मैं पढ़ता हूं. You will know the impact that Manohar ji created. There are so many stories like this. मैं समय के सीमित देखे मैं कई 5-6 anecdotes आपको बता रहा हूं. Today I had the opportunity to fly in the HAL manufactured indigenous basic trainer aircraft HTT-40. This aircraft has seen the light of day only because of the relentless efforts of PM Modi and late Defence Minister Shri Manohar Parrikar. The UPA government in 2012 had sidelined the procurement of this very aircraft and instead procured Pilatus PC-7 from a Swiss company, a deal later marred by a 333 crore corruption scandal. Pilatus allegedly paid bribes using middlemen and offshore accounts, violating Indian law including FEMA. The CBI later registered an FIR and Pilatus was blacklisted in 2019. This decision of the UPA not only compromised India's indigenous capability, but also led to the misuse of taxpayer money, and middlemen thrived at the cost of national security. In 2014, PM Modi encouraged HAL, gave it the resources, and ensured the project was revived. A senior officer of the Indian Air Force today told me that Defence Minister late Manohar Parrikar ji stood rock solid behind HAL, ensuring that HTT-40's revival and delivery took place in 40 months. इसलिए HTT-40 का नाम nomenclature है. 40 months. The IAF is going to start using this as the basic trainer jet starting next year. A full step towards indigenization and self-reliance. This is a reminder for the country that with the right political leadership, the country's institutions and scientists will flourish and produce the best. And with the wrong leadership, the country's security interests and indigenous capabilities will not only be compromised, but the country's taxpayers' money will also be looted. This is a story of how India moved in the last 10 years, from scandals to self-reliance, from foreign dependence to real Atmanirbharta. This was my tweet that I had made. I just remembered about it now. This was another quality of Parrikar ji. To be able to deliver things in an unbelievable time frame. आज मुझे कोई अपने कार्यकर्ता बता रहे थे, जब ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का डिसीजन हुआ, they had 180 days. 180 days to put the setup up and going. और जो अधिकारी उसके इंचार्ज थे, वो कमिश्नर को रोज शाम पर्रिकर जी के फोन आता था और काम के बारे में वो कुछ नहीं पूछते थे. सिर्फ उनको बोलते थे कि सब ठीक होगा, चिंता मत करो,
तबियत के बारे में चिंता करो, घर परिवार सब ठीक है, बस. But that 30-second call was a reminder for that officer, a boost of confidence for that officer, and he gave it his all. In 180 days, Goa International Film Festival. What could not be achieved in around 14 years? HTT 40 became a reality in 40 months. This is the kind of leadership that India deserves. And when you look at the life work of a man, of a colossus of this nature, you'll be left wondering how a man of such extraordinary ability walked around all of us in such an ordinary fashion. ये उनके पर्सनालिटी के खूबियत है. A most uncommon life, a most extraordinary life, but led in the most ordinary fashion amongst the most ordinary people. That was what changed मनोहर पर्रिकर ने. देश के सबसे पहले, सबसे फर्स्ट IITian CM थे. But it was never branded as a badge of honor कि ये बाकी से इसी कारण के लिए कुछ स्पेशल है. इस प्रकार का ब्रांडिंग हम बाद में देखे दिल्ली में. But the OG simple man, the OG common man, मनोहर पर्रिकर जी थे. दिल्ली के IIT CM इनको कॉपी करने के लिए उन्हीं जैसे बुश शर्ट डालने का ये सब प्रयास हुआ, स्कूटर में जाने का, वैगनआर में जाने का, ये सब सर्कस हुई. मैं आज सोच रहा था, दोनों IITians थे, दोनों बहुत शिक्षित थे, दोनों कॉमन मैन जैसे दिखाने का प्रयास कर रहे थे. एटलीस्ट दिखाने का प्रयास तो एक कर रहा था, एक ऐसे जी रहा था. एक लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के 3 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस डील्स को भारत के लिए कंप्लीट किए. देयर वॉज नॉट अ सिंगल ब्लेमिश आफ्टर 3 lakh crores of defense deals. And then there is another one. वो शराब के लिए अंदर जाना पड़ा. तो फर्क क्या है? मुझे आज लगा वो फर्क एजुकेशन का नहीं है, वो डिग्री का नहीं है. फर्क ये था कि मनोहर जी को राष्ट्रीय स्वयं संघ के संस्कार मिला था. एंड दिस इज व्हाट सेट इट. एजुकेशन और वैल्यू सिस्टम के बीच में बहुत फर्क है. डिग्री और कैरेक्टर के बीच में बहुत बड़ा फर्क है. इंटेलिजेंस और इंटेग्रिटी के बीच में बहुत बड़ा फर्क है. मनोहर जी सुशिक्षित भी थे, सुचारित्रवान भी थे. मनोहर जी विद्यावान भी थे, विनम्रता थे भी थे. मनोहर जी डिसिसिव भी थे और डिसीजंस इंटीग्रिटी के साथ लेते थे. ये कॉम्बिनेशन बहुत रेयरिटी के साथ देश के इतिहास में मिलता है. और ये जीवन जीने का एक शैली होता है.
ये फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, या लोग इनको सरल कहे इसलिए सरलता के रूप में मतलब दिखाने का प्रयास, इससे सरलता नहीं होता है। इट इज लिव्ड रियलिटी। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग एक था, मतलब मोटिवेशन के बारे में, इसके बारे में। आप जब विवेकानंद जी के स्पीचेस पढ़ते हो या सावरकर जी के वो सागरा तड़मड़ला जब हम पढ़ते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनसे अच्छे इंग्लिश लिखने वाले नहीं हैं, but what is the difference? Difference is that a motivational speaker can only speak well, but a Vivekananda or Savarkar has lived that truth. वो शक्ति वहां से आता है। मैं एक आर्टिकल में पढ़ा पर्रिकर जी के बारे में। उनके कोई सहयोगी ने इंटरव्यू दिए थे। जब वो सीएम थे, तब जब वो एयरपोर्ट जा रहे थे, उनका आदत था कि उनके बैग वो खुद पकड़ के जाते थे। कि सहयोगी ने एक बार उसे आकर बोले कि सर, आप मुख्यमंत्री हैं, आपके बैग आप खुद पकड़ना ठीक नहीं है, कई सारे लोग हैं पकड़ लेते हैं। तो उनका आंसर बहुत इंटरेस्टिंग था। आई वॉज नॉट बॉर्न एज चीफ मिनिस्टर एंड आई विल नॉट डाई एज चीफ मिनिस्टर। वी हैव टू कैरी अवर ओन बर्डन। अपना बोझ खुद अपने उठाना। Because simplicity, humility was a lived reality. Why was he simple? Why was he humble? Because he did not know any other way. That was the only way he knew to live. That's what makes a person great. संस्कृत में कहा जाता है, अपना सुभाषितों में, महात्मा इस शब्द का डेफिनेशन दिया जाता है। व्हाट इज महात्मा? मनस्येकम, वचस्येकम, कर्मण्येकम महात्मनः। मनः, वाक और कर्म, जिनका तीनों मिलता है और एक ही होता है, वो महात्मा बनते हैं। आसान नहीं है कि ऐसा जीवन जीना, बहुत कठिन है। विच इज वाई इवन आफ्टर ही इज लॉन्ग गॉन, यंग कार्यकर्तास लाइक मी रीड हिज बुक्स, लिसन टू हिज स्पीचेस, वॉच हिज इंटरव्यूज अगेन एंड अगेन टू ड्रॉ इंस्पिरेशन, बिकॉज लाइफ लेड लाइक दिस are a perennial source of inspiration for the youth. ऐसे बड़े बड़े काम करते करते भी मनोहर जी never lost the core quality of empathy that makes a leader extremely special. क्या होता है empathy? कहां से शुरू होता है लीडरशिप? आप हेडगेवार जी के जीवन देखिए, गुरु जी के जीवन देखिए, गांधी जी से लेकर जो भी बड़े बड़े जीवन जिए हैं, देयर लाइफ स्टार्ट्स, इट बिकम्स ग्रेट बिकॉज दे फील द पेन ऑफ समवन एल्स। जब आपको दूसरों के पीड़ा, दूसरों के समस्या, जब आप उसको ओन करते हो, वहां से लीडरशिप शुरू होता है, वहां से रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होता है। मैंने जो पर्रिकर जी के साथ काम किए थे, उनसे मैं बात कर रहा था। ही रिकलेक्टेड वन इंसिडेंट।
when Parikarji was the defense minister, a veteran his daughter was suffering from a particular medical condition. She needed to be airlifted. And there were no flights available at that time. This veteran put a series of tweets. Perhaps the biggest thing that changed after Modi government was, आप देश के विदेश के कोई कोने में भी हो, आप सुषमा स्वराज जी को टैग करके यदि आप ट्वीट करते थे तो भारत सरकार आपके पास आता था आपको सपोर्ट करने। Our government changed this. तो इसी प्रकार से वो वेटरन ने पर्रिकर जी को टैग करके ट्वीट की, रिक्वेस्टिंग फॉर एयरलिफ्टिंग फॉर हिज डॉटर। Parikkar ji was in the middle of all these big things. Rafale deal closing, DPP 16, indigenous design program. But when his office staff brought to his notice that ऐसा ट्वीट है, तो तुरंत उन्होंने वहां फोन करके उनको बोला, प्लीज अरेंज फॉर अ स्पेशल आर्मी हेलीकॉप्टर और आर्मी एयरक्राफ्ट टू एयरलिफ्ट दिस पेशेंट एंड गिव द बेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट पॉसिबल। In a matter of a few hours, in a few minutes, this was made available. They tried their best to save the girl, but she didn't save. She succumbed. But just this incident shows so much about the person that he was. हमें क्या लगता है जब हम बड़े दायित्व पे आते हैं, बड़े बड़े काम करते हैं, तब स्वाभाविक रूप से अपना माइंड स्पेस छोटे छोटे काम के लिए खत्म हो जाता है। वी स्टार्ट फीलिंग दैट भाई अरे ये छोटे छोटे चीज के लिए मेरे पास समय नहीं है। बट फॉर समबडी लाइक पर्रिकर जी, a girl's life was never a matter that was too small. वो अटल जी का कविता है ना, मुझे वो पूरा हिंदी का लाइन नहीं याद आ रहा है। In that he asked God, do not make me so big that I cannot hold the hands of somebody who is small. तो पर्रिकर जी का जीवन भी इसी सत्य को उन्होंने जीवित किया था। देश के रक्षा मंत्री होने के बावजूद भी बड़े बड़े ऐसे इंटरनेशनल डील देश के लिए करने के समय के संदर्भ में भी एक छोटी सी ट्वीट के निवेदन, इट ट्रिगर्ड द एम्पैथी इन हिम एंड ही अरेंज फॉर अस। दिस इज व्हाट इज लीडरशिप। उनके पंक्चुअलिटी के बारे में आज भी मुझे कोई बोल रहे थे, जब सेक्रेटरिएट चल रहा था, सेशन चल रहा था असेंबली में, 6:30 7 o'clock ही वुड रीच असेंबली। ये कमिटमेंट होता है। टुडे आई वाज वंडरिंग व्हाट इज हिज लेगेसी। मुझे एक दिन तुषार ने बोले, जो मेरे साथ जब वो दिल्ली में काम कर रहे थे, हिज फादर फेल इल एंड हिज फादर वाज एडमिटेड हियर टू द हॉस्पिटल। दिस now I think it is called GMC, the Goa Medical College Hospital. तो स्वाभाविक रूप से जब वो मेरे साथ काम कर रहे थे, I called him and asked him, तुषार कुछ पैसे का बाकी का कुछ जरूरत पड़े तो मुझे बता दो भाई। तुषार के रिक्वेस्ट से मैं सरप्राइज हो गया और उन्होंने मुझे बोला, नहीं सर, 1 रुपए का भी जरूरत नहीं है, हम हॉस्पिटल में गए, सर्जरी भी कंप्लीट हुआ, कल वो डिस्चार्ज भी हो रहा है, सरकार के व्यवस्था से हमें सी व्यू फेसिंग वार्ड भी मिला था और 1 रुपए भी हमें दर्ज भी नहीं कर पाए। ही इज नाउ फाइन, ऑल राइट, एंड नाउ टुमारो इज गेटिंग डिस्चार्ज थैंक्स टू मनोहर पर्रिकर। दिस इज एग्जैक्टली द कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड विद तुषार। There are very few leaders who bring two qualities simultaneously together.
I have seen this quality in Modi ji, and the more we see Parrikar ji, we see that he also shared this quality. माइक्रो का भी विजन होना और मैक्रो का भी विजन होना. मैं कहीं पढ़ रहा था, when the film festival was happening in Goa, Parrikar ji would take interest to decide वो बाहर के वो बिल्डिंग के पेंट कौन से कलर होना है, उसका भी चिंता वो करते थे. एंड ही वॉज ऑल्सो प्लानिंग द इंडिजीनियस डेवलप्ड डिजाइन मैन्युफैक्चर प्रोग्राम फॉर इंडिया. वेदांत में इसका बहुत बड़ा एक तत्व माना जाता है. छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ये दोनों को बहुत आसानी से टैकल करना, इट्स अ वेरी रेयर क्वालिटी फॉर अ पॉलिटिकल लीडर. लाडली लक्ष्मी जैसे स्कीम, डीपीपी 2016 जैसे स्कीम, विडो पेंशन, सीनियर सिटीजन पेंशन, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, साइबर एज वॉरियर्स, ऐसे लैपटॉप देने का स्कीम से लेकर राफेल S-400, साइबर सिक्योरिटी, ऐसे चीज तक सोचना. माइक्रो एंड मैक्रो, ये दोनों का एक साथ एड्रेस करने का जो क्षमता है, only a few rare political leaders have. साथियों, जब आज हम मनोहर जी के 70th बर्थ एनिवर्सरी हम आचरण कर रहे हैं, there is only one thought left, one thought that troubles all of us. He left us too soon. He left us too soon. सबसे बड़ा नुकसान देश को हुआ. Imagine if in 28 months he could do so much for the country with Modi ji's leadership. Imagine had he not been forced to come back to Goa. Imagine had he been with us for another 5-10 years. Imagine what the Manohar and Modi combo would have done for the country. But I think that is the void that all of us must start filling up. मनोहर जी का लेगेसी क्या हो सकता है? Did he want us to build big statues for him? No. Did he want us to name government institutions after him? No. But what can be the legacy? What can be our tribute to a man like Manohar ji? आज भाई साहब, जब आपने इंट्रोडक्शन में बहुत औदार्यता के साथ मेरे बारे में बोल रहे थे, मुझे बहुत एम्बैरेसमेंट हो रहा था वहां बैठ के, क्योंकि मेरा तुलना आप मनोहर जी के साथ की है. मैं इसलिए आपको एक वादा दिया, मैं आज उन जैसे नहीं हूं, पर मेरे आखिरी सांस तक उन जैसे बनने का संकल्प करूंगा. Tribute that all of us can give to a great man, a great life like Manohar ji. My father would always tell me, when I was small growing up, he would tell me, read biographies of great people. मुझे ढेर सारे किताबें वो लेकर देते थे, and he would tell me, इसको पढ़ो, महात्माओं का जीवन पढ़ो. तो मैं उनको एक दिन पूछा, क्यों पढ़ना है?
तो उनका बहुत अच्छा जवाब था। इसे जब रोज हम उठते हैं, there will be so many failings, so many limitations that is natural to us. It is natural for every human being. पर जब हम महात्माओं का जीवन पढ़ते हैं, तब हमें प्रेरणा मिलता है कि आज एक दिन 1% में भी उस महात्मा जैसे बनूं। The biggest takeaway from this program, the biggest takeaway from this Smriti Divas program, according to me, should be this inspiration to at least every day try to be 1% like how Manohar Parrikar lived. Can we be in our own sphere of work as hardworking as he was? A man like General Bipin Rawat said that Parrikar ji would work for 18 to 19 hours in a day. हम कर सकते हैं क्या? अगर हम टीचर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम खेती में कृषि कर रहे हैं, in whatever field of human endeavor, क्या हम भी उसी प्रकार के काम कर सकते हैं क्या? That is what is the tribute. Can be in the face of the biggest adversity. जब उनको पता था कि उनके पास 3, 4, 5 महीना होगा मैक्सिमम, तब भी सिंगल माइंडेड फोकस के साथ जिस काम के लिए वो आए थे उसी काम के पीछे पड़े थे। वो वीडियो हमने देखे, with intubation in his mouth, in his nose, he is asking, to ask people, how is the Josh? वो धैर्य, वो ताकत, वो कन्विक्शन हम भी 1% उन जैसे अपने जीवन में हम दिखा सकते हैं क्या? क्या हम भी लाखों करोड़ों रुपए के देश की जनता की, सरकार की पैसा के नेतृत्व करने के बाद भी जब उनके बेटे डेयरी फार्म शुरू करने के लिए एक छोटी सी जगह खरीदने की सोच कर रहे थे, तब उनके पास जो साइट था वो साइट को भेजकर उनके परिवार को पैसा देने के प्रकार का इंटीग्रिटी, उसका 1% हम अपने जीवन में भी पाल सकते हैं क्या? These are the qualities that must inspire us, and these are the values that the Sangh has tried to imbibe in the society. At the time of the Shatabdi of the RSS and the 70th birth anniversary of Manohar Parrikar ji, let us all make a collective resolve. There may be 100 human failings of us every day. वो स्वाभाविक है, हम सब इंसान हैं, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब छोटे छोटे चीजों में हम पड़ते हैं, पर रोज ऐसे महात्माओं का जीवन को देखकर क्या हम रोज संकल्प कर सकते हैं क्या कि आज उन जैसे बनने का प्रयास मैं 1% करूंगा? That will be the biggest tribute to Manohar Parrikar ji. An inspired life, a great life. आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता की जय। नमस्कार।